अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का पहला टॉपिक है न्यूक्लियस एंड इट्स कंपोजिशन। लाइक न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस इज अ टाइनी रीजन इन विच ऑलमोस्ट ऑल मास ऑफ एटम इज कन्फाइंड। लाइक न्यूक्लियस एक छोटा सा ही हिस्सा है जिसके अंदर एटम का ऑलमोस्ट ज्यादातर हिस्सा समाया हुआ है इन टू टाइनी रीजन विच ये एक एज अ थ्योरेटिकल एमसीक्यू आ सकते हैं विच ऑलमोस्ट ऑल mass of atom is confined। तो इसके बाद हम दूसरे मेन पॉइंट पे जाते हैं और वो ये कि साइज ऑफ एटम इज 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर होता है और न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10 रेज टू पावर माइनस 14 मीटर होता है। तो यहाँ पर हम साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ न्यूक्लियस को डिस्कस करें। साइज ऑफ एटम हमारे पास क्या है 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर। इसी तरह साइज ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास है 10 रेज टू पावर माइनस 14 मीटर। तो इसके बाद हमारे पास थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है और वो ये है कि न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन collectively is known as neutrons। तो nucleus is composed of proton and neutron और को हम collectively बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। को हम न्यूक्लियॉन्स क्यों बोलते हैं? लाइक जो मेन पार्टिकल्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं तो ये वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही हैं और हम इसको इस तरह से लिखते हैं ये एक्स कोई सर्टेन एलिमेंट है और ये जेड और ए। तो ये जेड और ए हमें क्या शो कर रहे हैं? जेड जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन इन अ न्यूट्रल एटम तब नो चार्ज। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एज वी ऑल नो कि कोई भी न्यूट्रल एटम हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ए क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हम एक खुद से फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं और वो ये कि अगर हमने जानना हो कि किसी एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं तो वो हमें कैसे पता चलेंगे? वो हमारे पास n इज इक्वल टू ए माइनस जेड। क्योंकि जो जेड है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो ए जो है वो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है तो हमारे पास सिंपल पीछे n बच जाता है। राइट। तो इसके बाद हमारे पास आता है एक रिलेशन वो ये कि इन स्मॉल एटम जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल ही होते हैं। लाइक इन स्मॉल एटम ये एक थ्योरेटिकल एमसीक्यू है। इन स्मॉल एटम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इन हैवी एटम्स जैसे कि यूरेनियम हो गया। तो यूरेनियम का आपने वो जो है हमारे पास एटॉमिक मास देखा होगा वो हमारे पास 230 समथिंग होता है। आई नो डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वैल्यू बट इससे आपको और जेड जो होता है वो 80 की लाइन में होता है तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन की निस्बत हैवी एटम्स के अंदर। राइट। तो इसके बाद हम देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन
डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में किसका रोल था? तो प्रोटॉन जो था वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। तो प्रोटॉन, रदरफोर्ड, और जो हमारे पास न्यूट्रॉन था वो चैडविक ने किया था। ठीक है, लिख लेते हैं। न्यूट्रॉन जो था वो चैडविक ने डिस्कवर किया था। तो इसके बाद हम देखते हैं मैस इफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज़ अ थ्योरेटिकल एमसीक्यू, और इसके अंदर हमारे पास एटॉमिक मास वगैरह ये वाली टर्म्स यूज़ होनी थी, तो इसलिए हमने पहले उन सारे सब टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मास इफेक्ट। तो मास इफेक्ट से क्या मुराद है? तो मास इफेक्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड सम ऑफ masses ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है वो मास ऑफ सम ऑफ masses ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन से ज़्यादा होता है। वो क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को आपस में जोड़ने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, तो उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। अभी हम इसकी डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, वो है मास इफेक्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड मास ऑफ न्यूक्लियस। तो हमारे पास आता है डेल्टा एम, जो कि है सम ऑफ masses ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हम तो यहाँ पे हम डेल्टा एम इज इक्वल टू सम ऑफ masses ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस होगा, राइट। तो इसके बाद हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, और वो ये कि जो ड्यूटेरियम है हाइड्रोजन का एक आइसोटोप, तो उसका जो डेल्टा एम है यानी कि मास डिफेक्ट है वो है 0.002388 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट एक यूनिट है मास का। और मास जब मास डिफेक्ट को हम एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास हम बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी कुछ यूँ है, मास डिफेक्ट व्हेन मास डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, दैट एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी। व्हेन mass defect is converted into energy, it is known as kinetic energy, राइट। तो इसके बाद हमारे पास आता है काइनेटिक एनर्जी में जो होता है बेसिकली आफ्टर लिबरेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी द न्यूक्लियस बिकम स्टेबल। जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो बेसिकली न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल एमसीक्यू बन सकता है, वो ये बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड्स
स्टेबिलिटी टू न्यूक्लियस, राइट। इसी तरह हमारे पास आता है व्हेन एनर्जी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू न्यूक्लियस द न्यूक्लियस डिसोसिएट्स इनटू न्यूक्लियॉन्स। तो यहाँ पे एक और थ्योरेटिकल एमसीक्यू आता है व्हेन एनर्जी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू न्यूक्लियस the nucleus becomes the nucleus dissociates into nucleon like nucleus जो होता है वो टूट जाता है और वो न्यूक्लियॉन्स में डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट्स इनटू न्यूक्लियॉन्स, राइट। तो इसके बाद हमारे पास आता है बॉन्डिंग एनर्जी से कुछ सर्टेन जो कंक्लूजन निकल कर आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं और वो एज एन इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल एमसीक्यू आ सकते हैं। तो binding energy of a light atom is very large and that is why they are stable। तो ये कुछ पोस्टुलेट निकल कर आए थे बाइंडिंग एनर्जी को जब हमने डीपली अंडरस्टैंड किया। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ लाइट एटम इज वेरी लार्ज, दैट इज व्हाई दे आर स्टेबल। और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी बाइंडिंग एनर्जी की वो होती है ए इज इक्वल टू 56। तो ए इज इक्वल टू 56 क्या होता है? आयरन। तो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 56। तो A is equal to 56 means आयरन Fe। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल एमसीक्यू है कि जो आयरन की बाइंडिंग एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हैवी एटम्स इज स्मॉलर दैट इज व्हाई दे आर लेस स्टेबल। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हैवी एटम इज स्मॉलर दैट इज व्हाई दे आर लेस स्टेबल। इसमें हम यूरेनियम वगैरह को डिस्कस कर सकते हैं, इस पॉइंट के अंदर आ सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी increases with increases A, binding energy decreases with increase in A if Z is greater than 82। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल एमसीक्यू है वो ये कि बाइंडिंग एनर्जी increases increases with increase in atomic number और बाइंडिंग एनर्जी decreases with increase in atomic number। बट जो कंडीशन है यहाँ पर वो ये है कि Z शुड बी ग्रेटर देन 82। बेसिकली यहाँ पर ये ऐसा इसलिए क्यों हो रहा है क्योंकि दोनों में एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है लेकिन एक केस में बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज कर रही है, एक में डिक्रीज कर रही है। तो उसकी
जो मेजर रीज़न है वो ये कि ज़ेड इज़ ग्रेटर देन 82 है कि उसके अंदर न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो आज के दिन हमने चैप्टर नंबर 21 का लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडियो एक्टिविटी और हाफ लाइफ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।